हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद सेकेंडरी पीपीएस ड्यू टू सस्पेक्टेड रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट बिफोर कंसिडरिंग सर्जिकल इवैक्यूएशन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक पेशेंट को सेकेंडरी पीपीएच है, जो डिलीवरी के 24 घंटे से 12 वीक के बीच में होने वाली ब्लीडिंग डायग्नोस हुई है उसमें, है ना। जिसका कारण सेकेंडरी पीपीएच वही होता है जो 24 घंटे से 12 वीक के बीच में जो होता है ब्लीडिंग जो होती है उसको सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्नोस हुआ है। जिसका कारण है उसमें रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी यूट्रस में कुछ टिश्यू का रह जाना। उससे सर्जिकल इवैक्यूएशन करने से पहले मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इमीडिएट डीएनसी यानी डायलेशन एंड क्रोटेज उसमें करेंगे। एंड बी ऑप्शन बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड यूटेरोटोनिक लाइक मेथार्जिन। एंड सी ऑप्शन बोल रहा है इमरजेंसी हिस्टेक्टोमी करेंगे। एंड डी ऑप्शन बोल रहा है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली। देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इमीडिएट डीएनसी यानी डायलेशन एंड क्रोटेज करेंगे। सेकेंडरी पीपीएस के केसेस में ना यूट्रस में अक्सर इन्फेक्शन होता है जिससे उसकी दीवारें ना बहुत नरम और फ्रेबल हो जाती है, यानी उसमें कमजोर हो जाती हैं। अगर हम बिना दवाइयों की तुरंत डीएनसी शुरू कर दें तो उन इंस्ट्रूमेंट के से यूटेन परफोरेशन होने का खतरा ना बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले उसमें पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसमें दवाइयाँ दो, उसमें दवाओं से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इन्फेक्शन फ्री करना जरूरी है इसको डायलेशन क्रोटेज करने से पहले। तो ये ऑप्शन तो गलत है, डायरेक्ट डीएनसी तो नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन है उसमें। एंड बी क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड यूटेरोटोनिक लाइक मेथार्जिन, ये करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही है, ये सबसे सेफ और पहला स्टेप है। सेकेंडरी पीपीएच का मेन कारण है ना इन्फेक्शन होता है, यानी एंडोकार्डिटिस उसमें हो जाता है। एंड एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन को रोकती है और यूटेरोटोनिक मेथार्जिन या ऑक्सीटोसिन देके अपन ये दवाइयाँ जो होती है ये देके अपन उन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। कॉन्टैक्ट से ना ब्लीडिंग कम होती है और अक्सर जो टुकड़े अंदर रह गए थे वे अपने आप बाहर निकल जाते हैं। जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है और यूट्रस थोड़ा हार्ड हो जाता है तब 24 से 48 घंटे के बाद में डीएनसी करना बहुत सुरक्षित रहता है इसमें, है ना। तो करेक्ट आंसर इसमें बी है, ये अच्छा आंसर है इसका ना, सबसे सेफ भी है और अच्छा है। सी क्या बोला, इमरजेंसी हिस्टेक्टोमी कर। तो देखो ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है हिस्टेक्टोमी, और इसे लास्ट रिसोर्ट यानी आखिरी रास्ता माना जाता है जब दवाइयाँ मेडिकल मैनेजमेंट और डीएनसी सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों फेल हो जाएं और माँ की जान को खतरा हो, केवल तभी यूट्रस को निकाला जाता है। इसे पहले कदम के रूप में यूज करना गलत होता है, इससे लास्ट रास्ता है अपना। फिर डी ऑप्शन बोल रहा है कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, इसलिए ये ऑप्शन गलत था ना, सी वाला। डी ऑप्शन बोल रहा है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पेशेंट का ब्लड बहुत बह गया तो ब्लड चढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करेगा। जब तक आप इन्फेक्शन और उन टुकड़ों का इलाज नहीं करेंगे ब्लीडिंग जारी रहेगी। इसलिए ओनली इसमें ओनली शब्द जो दिया गया है ना, इस वजह से सब की वजह से ना ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले इस क्वेश्चन के ना शॉर्ट समरी देखना, तो इस क्वेश्चन की समरी में यही दिया अपन बोलेंगे कि पहले उसमें मेडिकल मैनेजमेंट करो, से मेडिकल मैनेजमेंट करके उस पेशेंट को स्टेबल किया जाता है और उसके बाद में सर्जिकल इवैक्यूएशन उसमें किया जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।